वंदे मातरम। मैं हूं ललन सर, आप हैं बैनिंट इंस्टीट्यूट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्जामिनेशन में अगर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ और रीजनिंग पूछे जाते हैं तो आप सही जगह पर, सही प्लेटफॉर्म पे हैं। मैंने आपको इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक्स मुगल साम्राज्य का पतन के बारे में समझाए थे। अब मैं आपको इससे आगे बढ़ते हुए अब मैं बता रहा हूं कि 18वीं सदी का भारत के राज्य कौन कौन से थे और उसमें उस समय का समाज की स्थिति क्या थी। ये दो टॉपिक्स आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर आपको सिचुएशन समझ में आ जाती है, कंडीशन समझ में आ जाती है, तो आप अच्छी तरह से मेंस एग्जामिनेशन में इसको टारगेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सबसे पहले 18वीं शताब्दी के अठारहवीं शताब्दी के भारतीय राज्य और समाज। देखो, सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा, सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आखिर क्या स्थितियां थी राज्य में, और ये औरंगजेब के समय से कैसे प्रतिकूल था, अनुकूल नहीं, औरंगजेब के शासन से कैसे प्रतिकूल था। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले औरंगजेब के शासन को थोड़ा समझेंगे। जो मैंने आपको औरंगजेब के शासन को समझने के लिए मैंने मुगल साम्राज्य के पतन में कुछ इसके हिंट्स दिए थे आपको। तो सबसे पहली बात यह है कि औरंगजेब ने अपने राज्य को, अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उन्होंने जो जो नियम बनाए थे उनमें और उसके उत्तराधिकारियों में उनके सोच पे जो प्रभाव पड़ा, इसको सबसे पहले हम देखेंगे। हम आपको ये बता चुके हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन में उनके उत्तराधिकारियों का क्या क्या योगदान रहा। जैसे बहादुर शाह प्रथम का योगदान, जहांदार शाह का योगदान, फर्रुखसियर का योगदान, मोहम्मद शाह का योगदान, आलमगीर द्वितीय का योगदान, मतलब इन सारे इनके उत्तराधिकारियों का योगदान के बारे में हमने आपको बताया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुगल साम्राज्य अपने समय का, उस समय के जो भी छोटे बड़े राज्य थे, उन राज्यों में एक ईर्ष्या का विषय के रूप में था। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अन्य राज्यों के लिए मुगल साम्राज्य एक ईर्ष्या का विषय था। लेकिन मुगल साम्राज्य जिस तरीके से अपने साम्राज्य को स्थापित रखा था, खास करके औरंगजेब, धार्मिक कट्टरवादिता जो उन्होंने फैलाई थी, हिंदू राजाओं के प्रति उन्होंने जो अपने विचार रखे थे, इसके साथ साथ उन्होंने हिंदू जनताओं के प्रति जो उन्होंने जो विचार रखे थे, ये सारे विचारों को इनके उत्तराधिकारी धीरे धीरे समाप्त करते गए। जैसे उदाहरण में आपको हम बता दें कि 18वीं शताब्दी में जो उनके उत्तराधिकारी हुए, वे उत्तराधिकारी के समय में जो भारतीय राज्य थे
धीरे धीरे स्वतंत्र होते चले गए। अब उन भारतीय राज्यों में जो स्वतंत्र होते गए उनमें से सबसे पहले बंगाल था, जो 1717 में स्वतंत्र हो गए थे। तो बंगाल 1717 में स्वतंत्र कैसे हो गया? ये किनके शासनकाल में हुआ? आपको पता है, मैंने बताए थे कि बहादुर शाह प्रथम जो 1707 से 1712 ईस्वी तक गद्दी पर रहे। उसके बाद 1712 से 1713 तक जहांदार शाह गद्दी पर रहे। उसके बाद 1713 से 1719 तक फर्रुखसियर गद्दी पर रहे। तो फर्रुखसियर के समय में बंगाल स्वतंत्र हुआ 1717 में। तो बंगाल स्वतंत्र हुआ था कब? 1717 में बंगाल स्वतंत्र हो गया। और जब स्वतंत्र हुआ तो इनको स्वतंत्र करने वाले कौन थे? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां जो अपने शासकों का एक निवेदक और अनुशासन प्रिय सामंत था, और यह बंगाल का पहले भी सामंत रह चुका था। लेकिन फर्रुखसियर के समय में यह क्या हुआ? अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। लेकिन स्वतंत्र घोषित करने के बाद भी यह जो है अपने शासकों के प्रति ईमानदार बना रहा। यह उन्हें समय समय पर जो भी टैक्स थे वह उनको भेजता रहता था। यह उनकी शराफत की पहचान थी। मुर्शिद कुली खां के बाद इनके उत्तराधिकारी जो है आपका शुजाउद्दीन हुए। इसके बाद शुजाउद्दीन के बाद अलीवर्दी खां जो गद्दी पर बैठे, और अलीवर्दी खां के बाद आपको पता है कि सिराजुद्दौला ये जो प्लासी के युद्ध में शामिल हुए। इस तरह तब तक मतलब 1757 तक, 1717 से 1757 तक यह बंगाल स्वतंत्र रहा। और 1757 में इनके साम्राज्य का, इनके प्रॉपर स्वतंत्रता का हनन हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन कहने का मतलब यह परिवर्तन क्या हुआ? बंगाल में आपको औरंगजेब के बाद बहुत सारे परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं, और यह परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं लगभग सारे राज्यों में। तो इस तरह से 1717 में बंगाल स्वतंत्र हो गया। मुर्शिद कुली खां अपने राज्य का विकास करने के लिए, अपने राज्य के जनता का विकास करने के लिए, अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत सारे काम किए। इनके जितने उत्तराधिकारी भी थे इन सारे लोगों ने अपने राज्य का विकास के लिए बहुत सारे काम किए। जैसे सबसे पहले जो कट्टरवादी धार्मिक प्रवृत्ति थी उनको समाप्त करने का प्रयास किया। इनके ऊंचे ऊंचे पदों पर हिंदू शासक, हिंदू सामंत भी गए। तो इन्होंने सबसे पहले अपने राज्य में शांति स्थापित करने के लिए, या अपने राज्य का विस्तार करने के लिए, या अपने राज्य का विकास करने के लिए इन्होंने क्या किया? सबसे पहले धार्मिक सद्भाव की भावना लाने का प्रयास किया, जो औरंगजेब अपने राज्य में नहीं ला पाया था। मतलब इनको उन्होंने बदलने का प्रयास किया। मुर्शिद कुली खां से लेकर अलीवर्दी खां तक, जिन्होंने यहां तक कि सिराज उद्दौला तक, इन्होंने क्या किया? अपने राज्य का विकास करने के लिए यहाँ की जनता में जो धार्मिक वैमनस्य था, भेदभाव था, उनको समाप्त करने का प्रयास किया। और ऊंचे से ऊंचे पदों पर हिंदू सामंतों को या हिंदुओं को रखने का प्रयास किया, और रखा भी। तो इन्होंने सबसे पहले धार्मिक कट्टरवादिता को हटाने का प्रयास किया, ताकि हिंदुओं को अपने राज्य में मिला सकें, और हिंदुओं को शांति स्थापित कर सके। तो ये इस तरह से इन्होंने काम किया। इन्होंने बहुत सारे हिंदुओं को मिलाने के लिए बहुत सारे टैक्सेस थे, कर थे, जो समाप्त कर दिया। जैसे जजिया कर के बारे में मैंने आपको बताया कि जजिया एक प्रकार का ऐसा टैक्स था जो उन हिंदू जनता पर लगाया जाता था जो युद्ध में भाग नहीं लेते थे। तो ये था जजिया कर, है ना। तो ये जजिया कर उन पर लगाया जाता था, चूंकि आप देश के राज्य के विकास में उन्होंने आपका
आपने उनका समर्थन नहीं किया है, युद्ध में भाग नहीं लिया है, तो ये कर उन पर लगाया जाता था जो सेना में नहीं रहते थे। वो हिंदुओं पर लगाया जाने वाला कर था, जजिया कर। इसीलिए उन्होंने खास करके हिंदू जनता पर लगाया जाने वाला जो कर था, जजिया कर, उनको समाप्त कर देने का प्रयास किया, समाप्त कर दिया। किसने? बंगाल के शासकों ने। जकात, जकात कर उन्होंने लगाया। कौन? बंगाल शासकों ने। जकात कर एक ऐसा कर था जो जितने भी जमींदारी प्रथा थे, जमींदार थे, उनके अंदर में जो भी जमीन था, उन जमीन को अपने अधीन करने का, अपने अंदर करने का प्रयास किया शासकों ने, बंगाल के शासकों ने, जिससे बंगाल समृद्ध हो सके, बंगाल का राजस्व का विकास हो सके। तो ये है ना, इस तरह से ये टैक्स लगाए। फिर इन्होंने बंगाल के किसानों को सरकार से सहायता राशि देने का भी प्रयास किया, है ना। तो ये इन्होंने बंगाल के शासकों ने किया ताकि बंगाल का भूमि का, एग्रीकल्चर का विकास हो सके। तो ये सारे काम उन्होंने किए जो औरंगजेब ने अपने समय में नहीं किया था। इन्होंने पिलग्रिम टैक्स यानी धार्मिक टैक्स, जो पर्सनल हिंदू जनता को पूजा पाठ करने के लिए उस पर जो लगाया गया था, इस टैक्स को समाप्त करने का प्रयास किया। तो ये सारे कार्य इन्होंने बंगाल के शासकों ने किया, जो 1717 में स्वतंत्र हो गया था। तो उसमें 18वीं शताब्दी में आपको ये एक राज्य देखने के लिए मिलेगा जो स्वतंत्र हो गया था। इसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा 1722 में अवध, अवध जो स्वतंत्र हो गया। अवध, अवध को स्वतंत्र करने वाला था सादत बुरहान उल मुल्क। ये बंदा भी अपने अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के विकास के लिए एक सशक्त, दूरदर्शी और साहसी शासक था, सादत बुरहान उल मुल्क ने। ये अवध जब ये 22 में, मतलब मोहम्मद शाह के समय में, जब अपने राज्य को स्वतंत्र किया, अपने आप को स्वतंत्र किया, उस समय से लेकर अपने अवध को, अपने अवध के विकास के लिए उन्होंने जनता के लिए वे सारे नियम बनाए जो औरंगजेब के समय में नहीं थे। उन सारे नियम को इन्होंने रखने का और बनाने का प्रयास किया। ये सादत बुरहानुल मुल्क ने अपने राज्य में ये जो टैक्स थे हिंदू जनता पर, जजिया कर, इसको खत्म कर देने का प्रयास किया। खराज और खुश्म, है ना, खराज टैक्स जो है इन्होंने लगाने का प्रयास किया। और ये इसके अलावा इन्होंने जो धार्मिक अस्थायित्व लाने का प्रयास किया, धार्मिक भेदभाव को खत्म करने का प्रयास किया, और सबसे बड़ी बात है कि अपने राज्य का विकास करने का इन्होंने प्रयास किया। तो इसके बाद जो भी हुए इनके, मतलब शासक जो है, इनके उत्तराधिकारी जो है, ये भी अपने अपने जो शासक थे उनके इनके इनके उत्तराधिकारी भी उनका पालन करने का प्रयास किया, है ना। तो ये सारे जो है, अवध भी 1722 में स्वतंत्र हो गया था और यह भी अपना विकास करने का पूरा प्रयास किया, यहाँ की जनता को खुशहाल करने का प्रयास किया। लेकिन एक चीज आपको देखने के लिए मिलेगी जो हम आपको बताएंगे कि सभी राज्यों में लगभग स्थितियां, धार्मिक आपको वैचारिक परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से सभी राज्यों में लगभग किसानों की स्थिति, मजदूरों की स्थिति लगभग वही थी। किसी भी राज्य के राजा के परिवर्तन होने से, है ना, इनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव नहीं आई थी, जबकि बदहाली वही बनी हुई थी। तो ये आपको देखने के लिए 18वीं शताब्दी के राज्यों में मिलेगा। उसके बाद 1724 ईस्वी में, 24 में आपका हैदराबाद, हैदराबाद आपको स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र हो गया।
हैदराबाद का आपका शासक था निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क, निजाम बिल्कुल एक ईमानदार सामंत था और जैसा कि मैंने आपको मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में बताएं तो उसमें आप देखेंगे कि निजाम ने जो मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाया था, जो आपको फरुखशियर को गद्दी पर बैठाया था, यह अपने सम्राट के प्रति जो यह भाव रखा था, यह एक उदासीन सामंत के रूप में वहां से दिल्ली को छोड़ता है। क्योंकि मोहम्मद शाह हो या फरुखशियर हो, इन्होंने दिल्ली को या अपने समय में बहुत प्रयास किया कि इनका जो है शक्ति बना रहे, इनका विकास हो सके। लेकिन जब इन्हें लगा कि यहाँ पर मैं दिल्ली में स्थायित्व तो नहीं ला सकता हूँ, तो इन्होंने क्या किया, ईमानदारी पूर्वक दिल्ली को छोड़कर और यह हैदराबाद चला जाता है 1724 में। और 1724 में हैदराबाद जाकर यह अपना एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हैदराबाद को गठित करता है। तो निजाम मुल्क जो है यहाँ से भी स्वतंत्र हो जाते हैं, हैदराबाद का भी स्वतंत्रता देखने के लिए हमें मिलता है। और इसके बाद आपको दिख रहा है कर्नाटक। कब कर्नाटक को आपको देखने के लिए मिलता है, उस समय कर्नाटक के थे सादतुल्ला खां। लेकिन सादतुल्ला खां के उत्तराधिकारी उतने लायक नहीं हुए, इसलिए कर्नाटक बहुत दिनों तक स्वतंत्र नहीं रह पाया। इसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा एक राज्य, आपको मैसूर जो कि हैदर अली ने जो अपने आप को विजयनगर के साम्राज्य पर स्थापित किया था। और विजयनगर के साम्राज्य के पतन के बाद वहां के जितने भी सामंत हुए, वह सामंत जंजादेव है ना, या देवराज, जंजाराज या देवराज, ये सारे थे। तो ये सारे जो थे, इनके अपशिष्ट पर जो विकास होना चाहिए मैसूर का, वह विकास नहीं हो पाया था। और इस विकास को आगे ले जाने का काम करता है कौन? हैदर अली। जो हैदर अली का जन्म 1721 में होता है। हैदर अली का जन्म 1721 में होता है और यह एक साधारण सा सैनिक के रूप में अपना जीवन का शुरुआत करता है। लेकिन 1741 में 1721 में जहां इनका जन्म होता है, वहीं 1761 में यह मैसूर पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेता है। आपको आश्चर्य होगा कि हैदर अली जो है यह भी एक साधारण से परिवार से आगे उठा था और मैसूर पर एक सेना से आगे बढ़कर
मैसूर के राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तो इस प्रकार आपको देखने के लिए मिलेगा कि 18वीं सदी का भारत में आपको ये अनेक राज्य स्वतंत्र हुए थे। और इनमें से आपको देखने के लिए मिलेगा हैदराबाद का निजाम, आपको दिखेगा कर्नाटका का सादतुल्ला खां। इसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा बंगाल का मुर्शिद कुली खां। इसके बाद देखने के लिए मिलेगा आपको मैसूर का हैदर अली, है ना। इसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा आपको सिख और मराठा, है ना। तो इस प्रकार आपको सारे देखने के लिए आपको मिलेंगे। सिख में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे कि सिख के प्रति भी एक जो राज्य था सिख जिसको सिख राज्य को पहली बार सेना के रूप में रूपांतरित किया अपने आत्मरक्षा के लिए जो हरगोविंद सिंह, और पूरी तरह से इसको सेना के रूप में रूपांतरित कर दिया गुरु गोविंद सिंह ने। यह सिख राज्य आज जो आगे चलकर सिख राज्य जो गुरु गोविंद सिंह जो बहादुर शाह को उनकी गद्दी पर बैठाने के लिए उनका साथ दिया था, लेकिन उनके बाद बहादुर शाह ने सिख राज्य को सपोर्ट भी किया था। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के मरने के बाद उनका एक प्यारा शिष्य बंदा बहादुर जो मुगलों के खिलाफ हमेशा युद्ध करता रहा, लगभग 8 वर्षों तक 1707 से कंटिन्यूटी जारी रखा। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है और 15 तक यह लगभग जब तक अपने प्राण नहीं त्याग देते हैं तब तक मुगल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध जारी रखते हैं। तो इस प्रकार आपको बंदा बहादुर जो है उसके साथ अच्छा मुगल साम्राज्य का मतलब जमता नहीं है, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार जो उसमें के राज्य थे आपको देखने के लिए मिला। और ये जो हैं ये सारे राज्य, चाहे बंगाल हो, चाहे आपका जो जितने भी राज्य थे 18वीं सदी के राज्य जो थे आपका उसमें ये जो हमारा भारत था, ये भारत में सबसे पहले हम देखेंगे हैदराबाद को। हैदराबाद, ये देखिए, ये जो हैदराबाद था उसमें इस हैदराबाद को, ये हैदराबाद स्वतंत्र हो गया था। ये देखेंगे स्वतंत्र हो गया था, ये हैदराबाद था। है ना। उसके बाद देखेंगे आपका देखेंगे बंगाल। ये बंगाल भी उसमें जो बंगाल था उसमें का बंगाल जो था आपका, उसमें का बंगाल जो था आपका उड़ीसा और बिहार मिला हुआ था, ये बंगाल भी स्वतंत्र हो गया था। उसके बाद आपको देखेंगे आपका केरल, कर्नाटका, है ना, लगभग ये भी आपका हो गया था।
केरल और कर्नाटका दोनों अगर साथ में ले तो क्या हो गया था, ये भी स्वतंत्र हो गया था। आपका ये महाराष्ट्र जो देखते हैं ये भी स्वतंत्र हो गया था, है ना। आपका सिख जो है, सिख भी अपने आप को, पंजाब को स्वतंत्र कर लिया था। तो ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो लगभग अपने सारे राज्य, अब मराठा ये जो था, ये मराठा के बारे में बताएंगे कि मराठा भी अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। तो इस प्रकार आपको मराठा के बारे में कल विस्तार से चर्चा करेंगे कि मराठा कैसे अपने आप को विकास किया, स्वतंत्र किया, और भी फिर इसमें इसका पतन कैसे हो गया। तो उसमें लगभग आपको सारे राज्य देखने के लिए मिलेंगे कि ये सारे भारत के जो महत्वपूर्ण राज्य थे 18वीं सदी में ये अपने आप को स्वतंत्र कर लिए। और यह जो औरंगजेब की कट्टरवादी नीति थी, हिंदू जनता के प्रति जो उनके विचार थे, हिंदू जनता के प्रति जो अपना विचार रखते थे, उनको बदलने का प्रयास किया। सभी राज्यों ने लगभग वह यह विचार को परिवर्तन करने का प्रयास किया। और जो हिंदू टैक्स थे, जजिया टैक्स, है ना, इनको समाप्त करने का प्रयास किया। जो धार्मिक टैक्स थे उनको भी खत्म करने का प्रयास किया, है ना। और इसके बदले में बहुत सारे शासकों ने वैसे टैक्स लगाने का प्रयास किया जिससे किसानों का विकास हो सके। लेकिन एक चीज आपको देखने के लिए मिलेगी यहाँ पर, वह यह देखने के लिए मिलेगी कि सभी राज्यों में, सभी कालों में, खास करके मिडाइवल युग से लेकर आपको देखने के लिए मॉडर्न युग तक भी मिलेगा, आपको ये चीज देखने के लिए मिलेगा कि सभी शासकों ने जहां वैचारिक परिवर्तन तो किए, लेकिन आर्थिक परिवर्तन में खास करके किसानों को और मजदूरों को उसके पास उनके जो टैक्स थे उनको समाप्त करने का प्रयास नहीं किया। सभी ने वह टैक्स लगाए रखा। आपको यह देखने के लिए मिलेगा, आपका मैसूर का टीपू सुल्तान के पास भी 1/3 टैक्स यह वसूल करता था किसानों से, है ना। अवध में 50% टैक्स वसूल करता था। तो लगभग किसानों की स्थिति वही बनी हुई थी, दयनीय बनी हुई थी। किसानों की स्थिति सुधारने का प्रयास इन्होंने कभी नहीं किया, इन शासकों ने। और जितना भी हो सके जागीरदार प्रथा को निभाते हुए, है ना, इन पर टैक्स का लोड जो है और दिन ब दिन बढ़ते चले गए। और ये जमींदार, ये जागीरदार जो है, ये क्या किए, ज्यादा से ज्यादा टैक्स, चूंकि ये अपने फायदे के लिए काम करते थे, तो ज्यादा से ज्यादा टैक्स किसानों से वसूल करने का प्रयास किए, है ना। और अपने नियम के अनुसार अपने नियम बनाते थे, क्योंकि इनको जो टैक्स से बांध दिए जाते थे शासकों के द्वारा, है ना, ये जमींदार, ये जागीरदार, है ना, ये पॉलीगार, ये सारे जो भी ये शासकों के प्रति जो एक टैक्स बांध दिए जाते थे, और इन पर ये फ्री कर दिया जाता है कि आप जितना टैक्स वसूल सकते हो वसूलो। तो ये अधिकतम टैक्स वसूल करने का प्रयास करते थे, और इसका सीधा प्रभाव पड़ता था वहां के किसानों पर, वहां के मजदूरों पर। तो इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। सभी राज्यों में देखने के लिए मिलेगा कि लगभग सभी राज्यों में, चाहे वह मैसूर का शासक हो, चाहे वह अवध का हो, चाहे वह आपका महाराष्ट्र का हो क्यों नहीं हो, मतलब जितने भी थे, चाहे वह सिख क्यों ना हो, सभी स्थानों पर इन्हें, चाहे बंगाल ही क्यों ना हो, सभी स्थानों पर इन्हें अपनी दुर्गति को भोगनी पड़ी। और इस दुर्गति में उनका हमेशा विनाश ही रहा। उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा। किसानों को स्थिति दयनीय बनी रही, पहले भी थी और बदलते उनकी स्थिति दयनीय बनी रही। शासक बदलते गए हैं, है ना, उन पर राज्य करने वाले लोगों का विचार नहीं बदला उनके प्रति, है ना। तो इस तरह से उनकी स्थिति हमेशा दयनीय बनी रही। आर्थिक जो प्रभाव था उन पर, आर्थिक जो दबाव था उन पर, वो दबाव, आर्थिक प्रभाव हमेशा बना रहा। उनकी स्थिति को किसी ने भी ध्यान रखने का प्रयास नहीं किया, विकास का काम उनके बारे में कभी नहीं सोचा। तो ये आपको 18वीं शताब्दी का आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। हाँ, इसके अलावा जब मैं कल आपको पढ़ाऊंगा कि टीपू सुल्तान के बारे में और टीपू सुल्तान के बारे में, उसके बाद यहाँ के शिक्षा के बारे में बताऊंगा, मैसूर के बारे में मैं बताऊंगा, है ना। तो मराठा के बारे में कल मैं बताऊंगा। तो इसके बाद मैं कल आपको यहाँ के समाज की स्थिति के बारे में बताऊंगा कि यहाँ का शिक्षा कैसा था, यहाँ की आर्थिक स्थिति कैसा था, यहाँ का सामाजिक स्थिति कैसी थी। इसके बारे में मैं कल एक क्लास लूंगा, तो ये मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। आप एंजॉय कीजिए
और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आपने तैयारी को बुलंद कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद।